कोलकाता के बीचों बीच एक घर है जो कभी घर नहीं था। वह एक जीती जागती, सांस लेती हुई कब्र थी। क्या आप ऐसे दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे जो 3 दशकों से ज्यादा समय से नहीं खुला है? आज आप और मैं एक ऐसी जगह की सच्ची कहानी में जाएंगे जहां दिन की रोशनी कभी ठीक से नहीं आई। यह एक ऐसी कहानी है जहां समय पूरी तरह से जम गया और मौत भी डर के मारे मुंह फेर लेती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अंधेरे में उतरे, मुझे जानना है, क्या आप इस सफर में मेरे साथ हैं? अगर आप छिपे हुए सच को सामने लाने के लिए तैयार हैं, तो कदीम सफरनामा को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट इन राजों को सामने लाने के हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। हमारी कहानी 1974 की एक बारिश से भीगी सुबह से शुरू होती है। कोलकाता के ऊपर की हवा घनी थी और उसमें एक अजीब, बीमार करने वाली गंध थी। पुलिस कांस्टेबल सुब्रत को एक बिजी सड़क पर एक पुराने 3 मंजिला घर में बुलाया गया था। शिकायत डरे हुए पड़ोसियों की थी हफ्तों से। घर की सीलबंद खिड़कियों से एक गाढ़ा काला लिक्विड रिस रहा था। बदबू इतनी ज्यादा हो गई थी कि आसपास के घरों में लोगों को उल्टी हो रही थी। जब सुब्रत वहां पहुंचा तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। घर आम लग रहा था, फिर भी बहुत गलत था। हर खिड़की अंदर से बंद थी। दरवाजों पर जंग लगे ताले लटके थे और दीवारों पर हरी चिपचिपी काई जमी हुई थी जो सिर्फ नमी से कहीं ज्यादा गहरी चीज लग रही थी। एक पड़ोसी जो 22 साल से सड़क के उस पार रह रहा था ने फुसफुसाकर चेतावनी दी, वहाँ कोई नहीं रहता। यह 1940 के दशक से बंद है, लेकिन हाल ही में रातों में अजीब आवाजें आने लगी। खरोंचने की आवाज, दबी हुई आवाज में रोना और कभी कभी अंदर से साफ खटखटाने की आवाज, जैसे अंदर कोई चीज फंसी हुई हो और बाहर आने की भीख मांग रही हो। सुब्रत ने म्यूनिसिपल रिकॉर्ड चेक किए। जो मिला वह चौंकाने वाला था। घर डॉ. नीलाद्री सेन गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो 1940 में सभी रिकॉर्ड से गायब हो गए थे। कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, बस कुछ भी नहीं। यह मानकर कि यह एक साधारण छोड़ी हुई प्रॉपर्टी का मामला है, सुब्रत दरवाजे के पास गया। उसने काले रिसाव को छुआ। उसकी उंगलियां चिपचिपी हो गईं। बदबू सड़न की नहीं, बल्कि किसी चीज की थी जो तेजी से सड़ रही थी। इंस्पेक्टर दिलीप को बुलाया गया। एक फैसला हुआ, घर खोलना ही होगा। 7 अगस्त 1974 को 5 अफसरों की एक टीम लोहे के औजारों के साथ दरवाजे के सामने खड़ी थी। पहला ताला टूटा, जिससे हवा का एक ऐसा ठंडा झोंका आया जो उमस भरी दोपहर में भी गूंज रहा था। दूसरा ताला फुफकार के साथ खुला, जैसे घर से सांस निकल रही हो। और जब आखिरी ताला गिरा और दरवाजा चरमराकर खुला, तो उनके सामने खाली हॉल नहीं, बल्कि साफ तरल अंधेरे की एक दीवार थी। उनकी टॉर्च की रोशनी उसमें डूबती हुई लग रही थी, जैसे टार को धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही हो। हवा घनी थी, सांस लेना मुश्किल था और बदबू, यह हजारों मौतों की खुशबू एक में घुली हुई थी। सबसे पहले सुब्रत अंदर आया, उसके बाद कांस्टेबल तपन और अनिल। उनकी रोशनी से पता चला कि दीवारें गंदगी से नहीं, बल्कि एक ऐसे कालेपन से सनी हुई थीं जो मरा हुआ लग रहा था। फर्श पर एक चिपचिपी परत चढ़ी हुई थी। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आती थी। दाईं ओर एक सीढ़ी अंधेरे में ऊपर जाती थी। बाईं ओर एक गलियारा एक दरवाजे पर खत्म होता था। वे बाईं ओर मुड़े फ्रेम वाले पोर्ट्रेट लटके हुए थे, लेकिन अंदर की तस्वीरें काली पड़ गई थीं। फिर भी टॉर्च की रोशनी में बेहोश चेहरे उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक भूतिया चमक थी। पहला कमरा एक किचन था। टेबल पर प्लेटें रखी थी, कटलरी करीने से रखी हुई थी, लेकिन उन प्लेटों पर जो रखा था वह कभी भी खाना नहीं था। काली गांठें, हरे रंग के दाग और बालों जैसा कुछ। तपन एक प्लेट के पास झुका और चिल्लाया। उस पर एक छोटी सूखी हुई इंसानी उंगली पड़ी थी। उसके बगल में पीले कागज पर बंगाली में एक नोट था। एक्सपेरिमेंट 17 विषय, महिला, लगभग 25 साल, तारीख 15 जनवरी 1940, नतीजा फेल। 3 घंटे में बेहोशी आ गई, हाथ पैर सुरक्षित। यह कोई छोड़ा हुआ घर नहीं था, यह ऐसी जगह थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सुब्रत ने हेडक्वार्टर को रेडियो किया। उन्हें और आदमियों, एक फोरेंसिक टीम की जरूरत थी, लेकिन पहले उन्हें और देखना था। अगला कमरा एक बेडरूम था, लेकिन बिस्तर पर रस्सियां, मेटल की चेन थी और दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं। प्लास्टर पर लाइनें खुदी हुई थीं।
मुझे जाने दो प्लीज, मैं नहीं बताऊंगा। और उसके नीचे, यहाँ कोई नहीं सुनता, सिर्फ अंधेरा सुनता है। अनिल की टॉर्च गिर गई, उसे उठाने के लिए झुके तो उन्हें कुछ और मिला। एक लेदर की बाउंड डायरी जिसके पन्ने काले धब्बों से भरे थे। पहली एंट्री 10 मार्च 1936, एक सटीक पढ़े लिखे हाथ से लिखी गई थी। इसमें पहले सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। एक 13 साल की लड़की जिसे झुग्गी झोपड़ियों से लाया गया था। कोई परिवार नहीं, समाज ने उसे छोड़ दिया है। मेरा मकसद साइंटिफिक है। लेखक ने इंसानी दिमाग के उस हिस्से को समझने की कोशिश की जो दर्द को अवेयरनेस में बदलता है। क्या कॉन्शसनेस सिर्फ नर्व इम्पल्स है या कुछ और? क्या आत्मा चली जाती है या शरीर के टूटने पर फंस जाती है? पेज दर पेज नए सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया गया। नए एक्सपेरिमेंट इतने बुरे कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। जागरूकता का समय मापने के लिए स्पाइनल इंजेक्शन, भविष्य देखने का दावा करने वालों की ब्रेन सर्जरी, डॉक्टर दर्द की ही मैपिंग कर रहा था। अनिल को उल्टी हुई। सुब्रत आगे बढ़े। उन्हें एक स्टडी रूम मिला। दीवार पर भारत का एक नक्शा टंगा था जिस पर लाल पिन लगे थे। कोलकाता, दिल्ली, लाहौर, ढाका। ये किसी एक आदमी का पागलपन नहीं था, यह एक नेटवर्क था। एक दराज में विदेश से चिट्ठियां थीं, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, जिनमें उनकी कॉन्शसनेस स्टेबिलिटी पर जबरदस्त रिसर्च पर चर्चा हो रही थी। और उन्हें 1939 में बर्लिन में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अचानक ऊपर के फ्लोर से एक जोरदार धमाका हुआ। बंदूकें निकालकर वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर लकड़ी की सीढ़ी पैरों के नीचे चीख रही थी। दूसरी मंजिल पर 6 दरवाजों वाला एक लंबा कॉरिडोर था। एक दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन यह नामुमकिन था। घर में 34 साल से बिजली नहीं थी। सुब्रत ने उसे धक्का देकर खोला। अंदर का कमरा एक सर्जिकल थिएटर था। सफेद टाइल वाली दीवारें, टूटी पट्टियों वाली एक मेटल की टेबल, मेडिकल उपकरण, स्केलपेल, आरी, सुइयां जंग लगे लेकिन नुकीले लटके हुए थे। और कोने में एक कांच की कैबिनेट में दर्जनों जार रखे थे। हर जार में साफ लिक्विड में कुछ तैर रहा था। तपन ने एक उठाया। अंदर एक पूरी तरह से सुरक्षित इंसानी आंख थी और जब उसकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ तो पुतली सिकुड़ गई जैसे वह अभी भी देख सकती हो। कैबिनेट के पास एक और डायरी थी। उसके पहले पेज पर प्रोजेक्ट अमृता फेज 1 और उसके नीचे एक वाक्य जिसने उनके खून को बर्फ बना दिया। मौत एक भ्रम है, चेतना एनर्जी है और एनर्जी कभी नहीं मरती, यह सिर्फ रूप बदलती है। हम उन लोगों को बचाएंगे जो मर चुके हैं। हम उन्हें इन दीवारों में रखेंगे हमेशा के लिए। पेजों पर नाम, तारीखें, तरीके लिखे थे। रुक्मिणी दास, उम्र 14, चेतना पश्चिम की दीवार पर ट्रांसफर की गई। सुभाष घोष, उम्र 39, चेतना निकाली गई। दूसरी मंजिल के चैम्बर 3 में स्टोर की गई। सैकड़ों नाम, सैकड़ों जाने। फिर दीवार से ही एक फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि उन्हें लगा कि यह कल्पना है। फिर वह दोबारा आई, साफ और जिसे नकारा नहीं जा सकता था। हम अभी भी यही हैं। 3 अफसर जम गए। उनकी टॉर्चें टिमटिमा रही थीं। दीवार पर ऐसे अक्षर बनने लगे जैसे किसी अनदेखी कील से खरोंच दिए गए हों। तुम बहुत देर से आए हो। सुब्रत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने धक्का दिया, वह हिला नहीं। फिर लाइटें और उनकी टॉर्च बुझ गईं। पूरी तरह अंधेरे में उन्हें आवाजें सुनाई दी, रोना, चीखना, सैकड़ों फुसफुसाहटें एक दूसरे पर। और फिर एक आवाज, शांत और ठंडी, उनके ऊपर उठी। डॉ नीलाद्रि सेन गुप्ता की आवाज, तुम्हें लगता है कि मैं मर गया? तुम गलत हो। मैंने मौत को हरा दिया। मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। और वे सभी भी जिन्हें मैंने बचाया। तुमने उन्हें मार डाला। सुब्रत चिल्लाया। आवाज हंसी, खोखली और भयानक। मौत और जिंदगी एक ही है। शरीर खत्म हो सकता है, चेतना नहीं। मैंने उन्हें यहाँ रखा है और अब तुम भी रहोगे। अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। बेहोश तपन को घसीटते हुए जो गिर गया था, वे धूप वाली सड़क पर आ गए। एक दुनिया जो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उनके लिए फिर कभी कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद हुई ऑफिशियल जांच को दबा दिया गया। एक फोरेंसिक टीम को कम से कम 174 लोगों के अवशेष मिले। हड्डियों पर म्यूजियम के सामान की तरह निशान लगाए गए थे और उन्हें लिस्ट किया गया था। उन्हें तारों और मेटल की एक अजीब मशीन मिली जिसके बीच में एक कुर्सी थी। शीशे के पीछे एक सीक्रेट कमरे में द फाइनल एक्सपेरिमेंट नाम का एक आखिरी बहीखाता रखा था। आखिरी एंट्री जिसकी तारीख 5 फरवरी 1940 थी।
में डॉक्टर के अपने होश को घर के ताने बाने में ट्रांसफर करने के इरादे के बारे में डिटेल में बताया गया था। आखिरी पेज पर एक ताज़ा स्याही से लिखा वाक्य था, तुम आ गए, अच्छा अब तुम हमारे हो। मुख्य फोरेंसिक डॉक्टर उस कमरे में बेहोशी की हालत में फुसफुसाते हुए मिले, हम यही हैं, हम हमेशा यही रहेंगे। सरकार ने घर को सील कर दिया, लेकिन रात में पड़ोसियों ने खिड़कियों में रोशनी, दरवाजे के पीछे से खटखटाने और बाहरी दीवारों पर नई खरोंचे दिखने की बात कही। जो लोग अंदर आए वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। सुब्रत ने फोर्स छोड़ दी, शराब पीने लगा और बाद में सुसाइड करके मरा हुआ पाया गया। उसकी दीवारों पर उसके अपने हाथ का मैसेज लिखा था, मैं वापस जा रहा हूँ, घर बुला रहा है। तपन की मौत एक असाइलम में हुई। अनिल शहर छोड़कर भाग गया, हमेशा के लिए हॉन्टेड। घर को गिराने की कोशिशें नाकाम रहीं। हादसों, बीमारी और किसी के देखने की पक्की भावना ने हर कोशिश को रोक दिया। 2014 में एक ब्रिटिश रिसर्चर गैरकानूनी तरीके से अंदर आई, उसका कैमरा बाहर टूटा हुआ मिला। बरामद फुटेज में वह रिकॉर्डिंग कटने से पहले एक अंधेरे कमरे में दिख रही थी। ऑडियो में एक शांत आदमी की आवाज रिकॉर्ड हुई, तुम आखिरकार आ ही गईं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वह फिर कभी नहीं दिखी। घर आज भी खड़ा है, सीलबंद, शांत, लेकिन खाली नहीं। लोकल लोग कहते हैं कि अगर आप बारिश की रात में वहां से गुजरते हैं तो आपको इसकी दीवारों से पानी बहता हुआ नहीं दिखता, आपको कुछ गहरा और गाढ़ा दिखता है। और अगर आप बहुत देर तक घूरते हैं तो आपको अजीब सा एहसास होता है कि घर आपको घूर रहा है, कि यह कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक जीवित चीज है जो अंधेरे में धीरे धीरे सांस ले रही है। कुछ लोगों का मानना है कि डॉ सेनगुप्ता बहुत बुरे तरीके से कामयाब हुए। उन्होंने आत्मा के लिए अमरता नहीं पाई बल्कि चेतना के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली जेल बना दी। जिंदगी और मौत के बीच एक तीसरी हालत जो ईंट और गारे के अंदर फंसी हुई है। सबसे बड़ी सजा मरना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए मर न पाना है।